नमस्कार शोधार्थियों। आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से, हम कुमार मंगलम के साथ हैं। हमारे अत्यंत प्रिय साथियों के साथी और शोध अपनी रचनाधर्मिता में, साहित्य और समाज की समझ में कुमार मंगलम का नाम अब चिन्हा पहचाना है। आज मैं उनकी कुछ ज़रूरी कविताओं पर आपसे बात करूंगी शोधार्थियों। सही मायनों में मैं कुमार मंगलम को शोधार्थी कह सकती हूँ। शोध साहित्यिक संस्थानों का, अकादमिक संस्थानों का शोध हो, चाहे व्यक्ति का शोध हो या परिवेश का, यह सब इन्हें विशेष प्रिय है। गज़ब का बनारसी तेवर और मिजाज है। कुमार मंगलम अपने विषय में कहते हुए बहुत कंजूसी बरतते हैं। बार बार पूछने पर, बार बार कहने पर भी जब बहुत विस्तार से वो अपना परिचय देने के लिए तैयार नहीं थे। सच है कि इस क्रूर, अमानुषिक और अप्राकृतिक समय में जो लगातार लिख पढ़ रहा है, जो अपना छात्र जीवन जी रहा है और केवल छात्र जीवन या शोधार्थी का धर्म निभा नहीं रहा, बल्कि छात्रों को भी दिशा निर्देश दे रहा है, ऐसे प्यारे शिक्षक को भी कुमार मंगलम कहा जाता है। कमिटमेंट हो या संलग्नता हो, साहित्य से या समाज की सेवा हो, कला के प्रति, संस्कृति के प्रति, भाषा के प्रति जवाबदेही हो, तो यह सब कुछ आज के दौर में दुर्लभ हो रहा है। कुमार मंगलम अपने साहित्यिक मन मिजाज में दरअसल इस साहित्य जगत में, हिंदी जगत में अब कुमार मंगलम को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और शोधार्थियों, आज उनकी कविताओं के बहाने हम उनके समग्र जो उनकी परिवेक्षक दृष्टि है, जो उनका शोधधर्मी व्यवहार है और साहित्य और समाज के समक्ष जो उनकी सक्रियता है, उसको भी आज हम परखेंगे, जानेंगे, चिन्हेंगे। कविता के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को उनकी कविताएं ज़रूर ही पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, गुननी चाहिए, क्योंकि वे मिसाल और मशाल दोनों का काम करती हैं। मेरी शुभेच्छा कुमार मंगलम के साथ है। औपचारिक तौर पर कहूँ तो कुमार मंगलम हिंदी के शोधार्थी हैं। हिंदी उनके लिए केवल विषय भर नहीं है, हमारी भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है, और ये उसकी जवाबदेही करते हैं। समकालीन कविता पर इनकी विशेष रुचि है और लंबे अरसे से कविता के सरोकारों पर, उसकी उपादेयता पर, उसकी रचनाधर्मिता पर, उसके योगदान पर, भविष्य पर शोध करते रहे हैं। फिलहाल वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा रहे हैं। विशेष उपलब्धि अगर मैं कहूँ तो इन्होंने प्रतिनिधि कविताएं नामक पुस्तक, जो ज्ञानेंद्र पति की रचना धर्म पर आधारित है, उसका संपादन भी किया है। पहली कविता है कुमार मंगलम की मृत्यु। अचानक ही झर जाते हैं पारिजात चुपचाप, अचानक ही सूखने लगता है एक भरा पूरा परिवार, सुख दुख के ध्रुवांतों पर झूलते मृत्यु सरीखा सच सामने आ खड़ा होता है अचानक, जैसे कोई पुराना परिचित पीठ पर धौल जमाए और हम अचकचाएं उसके साथ हो लें। पारिजात बिखर गया, जीवन में सुगंध की स्मृतियां बची रह गईं, दबे पांव, बे आवाज, एक नाउम्मीद पारिजात सूख जाता है कामनाओं का। यह पतझर मन है मौसम का, जहां हवा की कोई सरगोशी नहीं, निर्वात सिर्फ पत्ता अकेला। पत्ता अकेला धीरे धीरे सूखता है स्मृतियों का, और पारिजात झर जाता है चुपचाप बेआवाज। कुमार मंगलम की यह कविता पढ़ते हुए कभी मुझे अज्ञेय याद आ रहे हैं, तो कभी आपको लगता है जैसे एक सन्नाटा, एक चुप्पी, एक नीरवता, एक कुछ ठहर जाने, कुछ रुक जाने की स्थिति है जैसे इस कविता में। चहुओर जो परिवेश है उसमें भी एक नीरवता, एक चुप्पी, और
पारिजात का झरना मुरझाना गिर जाना बेवजह नहीं है। ये जैसे निश्चित तौर पर पूर्व निर्धारित है, इसका अचानक झरना, चुपचाप झरना, सूखने लगना, जैसे लगता है कि भरपूर वृक्ष में खिले हुए सुंदर फूलों का अपने समय से, अपनी शाख से और अपने अपनों से छूटने का जो अवसाद है, छूटने की जो पीड़ा है, छूट कर, छिटक कर, टूट कर, बिखर कर गिरने की जो पीड़ा है, और जो धीरे धीरे क्रमशः जो होना ही है, जो पूर्व निर्धारित है, मृत्यु ऐसी ही है, जो पूर्व निर्धारित है, जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी अभी औचक ही कोई यह बहुत अपना मिला है, अभी अभी हम उससे जुड़े हैं, और इस संलग्नता में एक तटस्थ चुप्पी, एक नीरवता, एक शांति सब तरफ पसरी हुई है। चाहे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सरगोशियां हैं, पीठ पर धौल जमाने की आत्मीयता है, लगाव है, अपनापन है, एक भरे पूरे संयुक्त परिवार का ऐसा लगता है, जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से सिमटे हुए होते हैं, एक दूसरे में होते हैं। अचानक से कोई पुराना परिचित मिल जाए और फिर उसके बाद हम उसके साथ हो लें, और धीरे धीरे उससे छूटने छिटकने का जो दुख है, जो पीड़ा है, यही मृत्यु का अवसाद है। दूसरी कविता है साथ। हाथ गए हैं, साथ रहे हैं, अबल नहीं है साथ तुम्हारा। साथ तुम्हारा जैसे दुधमुहे की खरहा गाड़ी, दुधमुहे की, मासूम की, अबोध की, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, जो बहुत ही सरल है, निष्पाप है, जो पारदर्शी है। साथ गए हैं, हमने एक दूसरे का साथ पकड़ा है, एक दूसरे से जुड़े हैं, साथ साथ समवेत रहकर संगच्छध्वम चले हैं। अबल नहीं है साथ तुम्हारा। इस साथ होने का बल जो है, संबल जो है, सहारा जो है, ये नेपथ्य में हो या केंद्र में, साथ होने का सहारा ही बहुत बड़ा संबल है। लेकिन वो इतना निष्पाप, निश्चल और पारदर्शी है, जैसे खरहा गाड़ी, दुधमुहे की खरहा गाड़ी। बेहतरीन उपमान है, बेहतरीन ऐसा लगता है कि ये शब्द अपने आप में एक दृश्य पैदा कर रहे हैं, एक इमेज पैदा कर रहे हैं, और विजुअल हो रहे हैं। शब्द केवल कहे सुने नहीं जा रहे, दिख रहे हैं कुमार मंगलम की ये शब्द। तीसरी कविता है गौला। दूर पहाड़ की तराइयों में हहराती गौला, सुन्न कर देने वाली ठंडी हवाएं और पत्थर सा दिन, सर्द शाम के धुंधलके में हिला है। मैं अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता हूँ बहुत बहुत सारा धुआं। नदी की तेज धारा में दुख सिराते लोग, उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच चिताएं जल रही हैं। अग्नि लपटें पानी में कुछ दूर जाकर शांत होती जा रही हैं, जैसे हृदय की आँच हो। मैं सिराता हूँ एक याद और अपने होने के संपूर्ण अस्तित्व को। एक नदी से कितनी आशाएं हैं मुझे। आहा, पूरी प्रकृति यहाँ विद्यमान है। घाटी है, नदी है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, स्मृतियाँ हैं, स्मृतियों की धरोहर है। और सिराना ये मात्र भोजपुरी शब्द नहीं है, सिराने में पूरी संस्कृति है, सिराने में पूरी परंपरा है। और उस परंपरा के साथ जिस नूतनता को बांध रहे हैं कुमार मंगलम, अद्भुत है। आप देखें, मैं सिराता हूँ एक याद और अपने होने के संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी निजता को, अपने होने को यानी अपनी उपस्थिति को सिराता हूँ। अपनी पहचान और जो शिनाख्त है जिसके होने से मैं हूँ, सिराता हूँ। एक नदी से कितनी आशाएं हैं मुझे। नदियाँ अपने दुख कहाँ सिराती हैं। किसने कब सोचा होगा ऐसा। कुमार मंगलम प्रकृति की सोच रहे हैं, अगर नदी की सोच रहे हैं, और नदी के प्रवाह को, गति को, और उसकी जो अंतःसलिला है, उसकी जो जीवंत धारा है, जो जीवनी शक्ति है, संजीवनी शक्ति है, उसके बारे में भी चिंतन कर रहे हैं कुमार मंगलम। और कह रहे हैं कि नदियों के दुख को किसने जाना। नदियों का सूखना,
नदियों का हरहरा कर बहना नहीं, अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना, सूख जाना, इस दुख को किसने जाना है? और अपना दुख भी जाकर कहाँ सिराती हैं? क्योंकि हम तो अपने अपने अवसाद, अपनी पीड़ाएं, अपना मर्म, अपना दुख नदियों में सिराते हैं। ये हमारी बपौती है, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो नदियां पहाड़ दुखों से रिस कर बनी हैं, पहाड़ दुख, दुख का पहाड़, प्राय हम कहते हैं ना, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो जो अडिग है, जो अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें राहत बनाई नहीं जा सकती, ऐसे अपार पहाड़ जैसे दुख, इन दुखों को भी हम सिरा आते हैं नदियों में। ऐसे बड़े दुख को, बड़े अवसाद को, बड़े बिछोह को सिरा आते हैं हम नदियों में। लेकिन उनसे रिस कर बनी हुई ये नदियाँ, पहाड़ जैसे दुखों से रिस कर बनी हुई ये नदियाँ, खंड खंड होकर, चूर चूर होकर उस दुख को, उस अवसाद को, न जाने कितनों के अवसाद को अपनी गोद में समेटे हुए हैं ये नदियाँ, न जाने कितनों की पीड़ाओं को सिराए हुए हैं ये नदियाँ। जीवन का उन्माद नहीं है, मृत्यु का तेज है। मैं अपने जीवन को सिराता हूँ एक मरती हुई नदी में। ऐसा कवि ही कर सकता है शोधार्थियों। कुमार मंगलम की ये सोच कवि को बड़ा बना देती है, उसकी कविता को, की उपादेयता को, उसकी कविता के योगदान को बड़ा बना देती है। और कविता वही है जो दूर तक साथ निभाए, दूर तक साथ चले। और अपनी दूरंदेशी में ये कविता महत्वपूर्ण है शोधार्थियों, कि कवि अपना जीवन, लोग मरने के बाद, विछोह के बाद, दुखों को, संकटों को, पीड़ा को, अवसाद को सिरा कर आते हैं। और कवि अपनी संजीवनी शक्ति, अपने जीवन को सिराने की बात कर रहा है, एक मरी हुई नदी को जिंदा करने के लिए। क्योंकि ये नदियां रहेंगी तो पहाड़ जैसे दुख सिराए जा सकते हैं, लेकिन ये नदियां ही नहीं रहीं, इनका दुख अपार है। ये जाकर कहाँ अपने दुख को सिराएंगी? इसलिए नदी को जीवित रखना चाहता है कवि, नदी को अंतः सलिला बने रहना देना चाहता है, उसे गति को, प्रवाह को, धार को आगे बढ़ाना चाहता है कवि। और यही कवि की कविताएं को विराट करता है। मैं अपने जीवन को सिराता हूँ एक मरती हुई नदी में, कि नदी नदी नहीं, दुख की अनंत कथाएं हैं। आखिरकार नदियां अपने दुख को कहाँ सिराती हैं? दुख की अनंत कथाएं हैं नदियाँ, तो सबको समो सकें, सबको समेट सकें, सबके दुख को सिराया जा सके, पहाड़ जैसे दुख को चूर चूर किया जा सके, उसमें रिसती हुई इस नदी को किसी तरह बचा लिया जाए मरने से। तो मरती हुई नदी को कवि अपनी संजीवनी शक्ति थमाता है। बहुत बड़ी कविता है ये। अगली कविता है, यह बनारस क्या केवल तुम्हारा है? प्रश्न चिन्ह है कविता में, आप देखिएगा। मैं पूछता हूँ, बनारस के मुसलमानों को गंगा किनारे आने में डर क्यों लग रहा है? नजीर बनारसी ने कहा था, गंगा के पानी में हम वजू करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये फतवा जारी हुआ है? गंगा के घाटों पर गैर हिंदू नहीं आ सकते? और क्या गैर हिंदू यानी सिर्फ मुसलमान? तुम किसे रोक रहे हो? तुम किसे रोक रहे हो? इन घाटों पर पट्टा किसने लिखा तुम्हारे नाम का? तुम किस अधिकार से किसी गैर हिंदू को रोक लेना चाहते हो? यह हिम्मत कहाँ से आती है तुम में कि तुम दिन के झक उजाले में पोस्टर चिपकाते हो और खुलेआम धमकियां देते हो? क्या कोई कहने वाला नहीं तुम्हें? क्या कोई रोकने वाला नहीं तुम्हें? तुम्हें यह अभय दिया किसने? और कमाल है, सभी चुप हैं, संसद चुप है, न्यायालय चुप है, शहर चुप है, लोग चुप हैं। चुप्पी का माहौल। ये राजनीतिक कविता है, बड़ी कंटेम्प्रेरी कविता है शोधार्थियों। ये राजनीतिक वर्चस्व को, अवसरवादिता को, और ये जो धर्म की, जात की, जमात की, क्षेत्र, नस्ल और जात का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो मानव को खंडित किया जा रहा है, जो एक मननशील प्राणी को पशुवत बनाया जा रहा है, घोर हिंसक और क्रूर बनाया जा रहा है, कुमार मंगलम की कविता उस ओर इशारा करती है। जो हमें विभेद कराते हैं विशेष रूप से, जो हमें खंड खंड करते हैं, जो हमें एक सूत्रित रहने नहीं देते। बना रहे रस बनारस का, बनारस की संस्कृति, बनारस की परंपरा, बनारस की रूह सम्मिलन में है, संवाद में है, एक दूसरे की पारस्परिकता में है, साझेदारी में है, प्रेम में है, निर्वाह में है, संस्कृति में है, परवाह में है। तो
कुमार मंगलम उसकी चिंता कर रहे हैं और इस कविता में वे कहते हैं कि वे कौन आ गए अचानक से, उन्हें सर्वाधिकार सुरक्षित कैसे उन्होंने कर लिया, उनको किसने ये वर्चस्व दिया, ये बकौती दी, अधिकार दिया कि वे जो गैर हिंदू हैं, ये हिंदू और मुसलमान कैसे हुआ। हम हुआ करते थे, ह से हिंदू माँ से मुसलमान, ये हम को तोड़ने वाली ये नई नस्ल अवसरवादी राजनीति करने वाली, क्योंकि राजनीति में भी एक अंदरूनी अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना नीति के, बिना नियम के, बिना मानवीयता की सुरक्षा की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तो कुमार मंगलम की यह कविता राजनीतिक कविताओं को जब भी आप पढ़ें चिन्हित करने लायक है और इस पर बात करने लायक है। मामला आस्थाओं के टकराने से अधिक उस दिमाग का है, दिमाग का ही ये खेल है जो शरारत नहीं आदतन कुफ्र खोज ही लेता है, उसके लिए दंगा और हत्या ही सत्ता का खेल है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान, ये किसी जात के नहीं, किसी बिरादरी के नहीं, इनकी कोई जमात नहीं, इनका कोई लिंग नहीं, ये आतताइयों का, क्रूर हिंसक ताकतों का, वर्चस्ववादी खेलती राजनीति का, अवसरवादी राजनीति खेलने वालों का कि कोई जात नहीं होती। ये केवल दिमाग का खेल रहे होते हैं, ये केवल स्वार्थ देख रहे होते हैं और निहितार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, क्षुद्र स्वार्थों के लिए पूरी मानवता और पूरी संसृष्टि को, पूरी सृष्टि को खतरे में पहुंचाते हैं, नुकसान में पहुंचाते हैं। उस खेल को कौन समझाएगा तुम्हें जहां 2 और 2 का जोड़ 5 नहीं, 2 और 2 का जोड़ 1 है और उसका रंग 1। क्या यह दिमागों में भांग भरना नहीं है? एक नशे में है आप, एक उन्माद के नशे में है। ये बनारस जो साझीदारी की, समन्वय की, एक दूसरे से प्यार, पुचकार, मनुहार, परवाह की संस्कृति सिखाती है, जो रंग देती है, जो रस से सराबोर है, ऐसे बनारस में इन दंगाइयों का क्या काम? कुमार मंगलम की चिंता है। याद करो, तुम्हें क्यों नहीं आता याद कि शाम के वक्त चेत सिंह घाट हो या पंचगंगा घाट, जहां मछलियों के लिए आटे की गोली और घाट के कबूतरों के लिए दाना लेकर कौन आता है? कि तुम कैसे भूल सकते हो तुम्हारे बनारस का अभिन्न, तुम्हारे मंगल कार्यों का मांगलिक जोड़ा जो बुनकर बनाते हैं? वे नहीं है हिंदू। बुनकर, एक बुनकर वो जो कबीर, जो समाज बुन रहा था, वह भी बुनकर था। ये जुलाहा जाति नहीं है, ये जुलाहा व्यवसाय भी नहीं है। और उस स्थली को, बनारस, उस काशी स्थली को, उस बनारस को आपने अपनी धर्मांधता के कारण, अपनी कट्टरता के कारण, अपनी पक्षधरता के कारण नेस्तानबूत कर दिया। उस संस्कृति को, उस परंपरा को, उस रस में आपने, उस रंग में आपने भंग कर दिया। तुमने जिस घाट को निषिद्ध किया है, उस घाट के लिए उनमें से एक बनारस गंगा और घाट नहीं छोड़ने की जिद पर अड़ा रहा, जिसने तुम्हारे आजादी के स्वागत में गाए थे मंगल गीत। अच्छा हुआ कि वह बूढ़ा मर गया, अन्यथा तुम्हारे इस फतवे से वह जरूर मर जाता। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये जो निहितार्थी और वर्चस्ववादी राजनीति, अवसरवादी राजनीति पैर पसार रही है बनारस में, ये जो दम घुट रहा है वहाँ की संस्कृति का, रहन सहन का, रीति रिवाज का, परंपराओं का, प्रीत का, व्यवहार का, मनुहार का। सोचो तुम्हारे कान कितने एक रस हो जाएंगे, एक ही धुन, एक ही संगीत, एक ही राग, एक ही धर्म, एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक जात, एक जमात। आप कहाँ कहाँ तक रंग देंगे? सब कुछ जब एक रंग हो जाएगा तो जो हमारी विविधता थी, जो हमारा जो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान थी कि हम विविध होकर भी एक थे, रंग रूप, बोली, भाषा में हम अलग अलग थे और उसके बावजूद हमारी आत्मा, हमारा इनर सेल्फ मिला हुआ था। तो कुमार मंगलम इसके लिए भी चिंतित हैं। सोचो तुम्हारे कान कितने एक रस हो जाएंगे जब वे नहीं सुन पाएंगे शहनाई की मंगल ध्वनि। आरती और घंटे घड़ियाल का शोर भी कितना एकाकी होगा कि उसमें दूर से आती अजान की आवाजें नहीं होंगी, गिरजाघर की करुण प्रार्थनाएं नहीं होंगी, कोई संगत नहीं रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारी आवाजें होंगी, तुम्हारे एक रस आवाजों में। खुद बोलोगे, खुद सुनोगे, एक तान, एक सुर, एक लय, एक ताल में। और फिर अगर हर फूल एक रंग हो जाए, हर पक्षी एक ढंग हो जाए, तो कितनी नीरस और कितनी फीकी और
कैसी ये बेरंगी दुनिया हो जाएगी जब सब कुछ एक रंग में हो जाएगा। उस रूह का, उस नूर का तो सब खात्मा हो जाएगा जो हम तरह तरह के स्वाद, रूप, रंग के आदि हुआ करते थे, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह घाट सिर्फ तुम्हारी आवाज़ें होंगी, तुम्हारी एकरस आवाज़ों में सुन्न हो जाएगी बनारस की गलियां, जिसमें करघे की आवाज़ें नहीं होंगी, सारंगी, तबले और कत्थक के बोल नहीं होंगे। यह घाट, यह नदी, यह बनारस, यह मंदिर, यह गिरजा, यह सड़क, यह वातावरण, यह पृथ्वी, क्या सब कुछ तुम्हारा है? नहीं, सिर्फ भय तुम्हारा है। साथियों, कुमार मंगलम की यह बात मानीखेज है कि जो डरा हुआ है वही डराता है, जो भयभीत है, जो आतंकित है, जो भविष्य को लेकर चिंतित है, व्याकुल है, वही चिंता, व्याकुलता और भय पसार रहा है। धर्मांधता की आड़ में, इस शोरगुल में कान फाड़ देने वाली ये जो एक रस्ता की, एक रंग की, एक लय की, एक ताल की, एक धर्म की, एक समुदाय की, एक संप्रदाय की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं शोधार्थियों, कुछ कहने सुनने की जरूरत है नहीं। अगर यह होता रहा तो हम टूट जाएंगे, हम टूट जाएंगे, और हम टूटेंगे तो मानव की श्रृंखला टूटेगी, मानव की जात जमात टूटेगी, मानवीयता कहीं नहीं बचेगी, और भीतर की संवेदनाओं का क्या कहिए, भावनाओं का क्या कहिए, ममता, करुणा, इन सब की तो बात ही नहीं रह जाएगी। तो यह चुप्पी घातक है, यह चुप्पी घातक है सबके लिए। तुम्हारे भय से परे बार बार सवाल पूछा जाना चाहिए, जिसे ज्ञानेंद्र पति ने पूछा था। मैं पूछता हूँ, यह पृथ्वी क्या केवल तुम्हारी है? और अब मैं पूछता हूँ, यह बनारस, यह घाट, यह गंगा क्या केवल तुम्हारी है? बहुत माकूल प्रश्न, बहुत बढ़िया, बेहिसाब, बहुत अच्छी कविता, आत्मस्वीकार। मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, लेकिन इसीलिए आराम आराम से चला। मुझे जीवन के भागदौड़ में किसी से कोई आपाधापी नहीं थी, इसीलिए सबसे आराम से मिला। मुझे जितना मिलता रहा उसी में निसंकोच प्रसन्न रहा। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे बहुत ज़रूरत हो और मैंने अपनी इच्छाओं को दबा लिया। देर सबेर जो चाहा वह मिलता गया। मुझे दुख नहीं हुआ जब दोस्त भागते रहे एक असमाप्त दौड़ में। अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं किया मैंने कोई षड्यंत्र। मैंने हर अतिरेक पर जाकर रिश्तों को संभालने की कोशिश की और हर बार छला जाता रहा। और क्या कुमार मंगलम, यही हासिल होता है सच को, ईमानदार को, प्रतिबद्ध को। जो निष्पाप है, जो निश्चल है, जो ईमान से ईमान की बात करता है, जो निष्कपट है और जो अपनी राह चलता है, आज उसको यही हासिल है कि वह बार बार छला जाता है। तो ये कुछ अप्रत्याशित नहीं था कि सोचा यह भी एक छलावा है कि आखिर एक दोस्त को ही हक है कि वह मुझे बार बार छले। दोस्त जिसने जीवन भर अपने को छलावा देने के लिए झूठ बोला, उसमें मैं उपस्थित तो था और वह झूठ मुझे तटस्थ किए रहा। और मैं एकात्म स्वीकार की तरह कहना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा हूँ। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं थी, कहीं पहुँचने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, किसी से होड़ नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जो चलना था, जो बढ़ना था, अपने संग अपने साथ था। मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, द्वेष नहीं किया, और उसका परिणाम ये रहा कि बार बार छला जाता रहा। तो कुमार मंगलम जो होड़ में हैं, वही प्रतिशोध और लगातार एक भाग दौड़ और एक हाँफते हुए, चीखते हुए, एक दूसरे को गिराते हुए, एक दूसरे से झगड़ते, हड़बड़ाए हुए से लोग हैं। उस ओर जाने की ज़रूरत है नहीं। बेहतरीन कविता है ये, क्योंकि अपनी नज़र बिल्कुल साफ सामने होनी चाहिए। दिशा तभी साफ दिखाई देती है जब नज़र सामने होती है, और आसपास इर्द गिर्द कौन लोग हाँफते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, एक दूसरे को पछाड़ते हुए बढ़े जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, यात्रा के सुख को लिए बिना किस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ये फिर कभी। बहुत शुक्रिया।